यूपी में चुनाव है, राजनीतिक चश्मे में हर शहर हर गांव है। बहने लगी है चुनावी बयार, बंटने लगे हैं पुरस्कार और उपहार। सियासत की गोटियां सजने लगी हैं, हर राजनीतिक पार्टियां आपके घर पहुंचने लगी हैं। नेताओं को बस है जनता का सहारा। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। यूपी के रण में छोटे दलों से गठबंधन के कवायद को लेकर अखिलेश यादव ने एक और कदम बढ़ाया है। अखिलेश यादव ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल यह भी है, क्या छोटे छोटे दलों से सपा को 22 के रण में फायदा मिलेगा? यूपी में जारी है गठबंधन का खेल। अखिलेश का गठबंधन वाला दांव। अखिलेश से मिले चंद्रशेखर, पहले भी कर चुके हैं मुलाकात। क्या सपा को मिलेगा रावण का साथ? यूपी में इन दिनों गठबंधन का खेल जारी है। हर छोटा और बड़ा दल गठबंधन करने की कवायद में जुटा हुआ है। गठबंधन करने में इन दिनों समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। अखिलेश यादव ने भीम आर्मी पार्टी के चीफ चंद्रशेखर से मुलाकात की। हालांकि अभी कोई गठबंधन की बात नहीं कह रहा है, ना ही सपा ना ही चंद्रशेखर। माना यह जा रहा है कि राजभर की राजनीति का हिस्सा है ये मुलाकात। यूपी की राजनीति में गठबंधन का बड़ा रोल होता है। हर कोई बड़ा दल छोटे दलों से गठबंधन करना चाहता है, क्योंकि बड़े दलों को पता है कि आखिर क्या होती है गठबंधन की राजनीति। यूपी के रण में अपना दम दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी दमखम से लगी हुई है। अखिलेश यादव ने अपना दल कैमरावादी की कृष्णा पटेल से मुलाकात की और गठबंधन की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश से मुलाकात कर सियासी पारे को गर्म कर दिया। और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी सपा से गठबंधन की बात कर रही है। तो दूसरी तरफ दल बदल का खेल भी जारी है। वहीं कांग्रेस और बीएसपी को झटका देते हुए अदिति सिंह और वंदना सिंह को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। अब सवाल है, चुनावी मौसम में गठबंधन जरूरी है या फिर मजबूरी? यूपी के रण में अब गठबंधन का सिलसिला शुरू हो गया है। हर कोई छोटा दल बड़े दलों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत सुभाषपा के साथ की थी और राजभर को अपने पाले में लिया था। फिर उन्होंने रैली भी की और अपना दमखम भी दिखाया। सुभाषपा के बाद आरएलडी से शुरू हुआ मेल मिलाप का सिलसिला। दोनों ही दल के नेता मंगलवार को कई घंटे बातचीत की और लगभग दोनों ही दलों के बीच बात बन गई और 40 सीटों पर बात हो गई। अब बात करते हैं सपा के दूसरे दलों से गठबंधन की बात। तो अखिलेश यादव ने अपना दल कैमरावादी की प्रमुख कृष्णा पटेल से गठबंधन की बात की है और बस महज औपचारिकता ही बाकी है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि विचार एक है, तभी सपा से गठबंधन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज मुलाकात अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी से हुई है। आज आपकी मुलाकात हुई है। चर्चाएं काफी तेज हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चाओं की बात करें, चर्चाओं को लेकर अब आप क्या बताएंगी कि क्या गठबंधन को लेकर क्या आगे की रणनीति है? देखिए, 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है। हम लोग की चर्चा हुई है कि चुनाव में हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, जैसे राजभर है, कुशवाहा है, उसके साथ हम लोग भी उनके साथ मिले हैं। आज चर्चा हुई है और हम लोग बातचीत की है। बातचीत के बाद हम लोग बहुत ही जल्दी एक मंच पे साझा करके रैलियां करेंगे, मीटिंगें करेंगे। क्या चर्चा हुई, क्या माना जाए कि गठबंधन तय है? हाँ, हम लोग का गठबंधन पक्का है। सीटों को लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है, जैसा आप लोग लगातार कह रहे हैं, तो सीटों को लेकर कितनी सीटें तक आप मानने को तैयार हैं कि कितनी सीटें आपको चाहिए? देखिए, जब सीटों के लिए हम लोग बैठेंगे तो सामने वाला जो मांगता जरूरी नहीं उसको सामने वाला दे भी दे, तो उसके लिए कोई ऐसा हमारे विशेष मुद्दा नहीं है। उसमें हम ऊंच नीच करके करें। तो अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो 2022 का रण आप भी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है।
आप प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मिलकर यूपी का सियासी पारा गर्म कर दिया है। हालांकि वो खुलकर गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं छोटे दलों की, तो ओवैसी की पार्टी AIMIM और शिवपाल यादव की प्रसपा की, तो दोनों दलों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि अखिलेश यादव पहले ही गठबंधन की बात बोल चुके हैं, लेकिन शिवपाल ने अभी हरी झंडी नहीं दी है। तो वहीं ओवैसी को चुनाव मैदान में कोई दल नहीं मिल रहा है गठबंधन के लिए, इसलिए वो अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ने सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों से प्रयास किया है, सभी सेकुलर पार्टियों से प्रयास किया है, हमने समाजवादी पार्टी से भी प्रयास किया है। सभी लोग एक हमारा प्रयास है, हमारे प्रयास है। देखिए, ये तो जब बातचीत करेंगे तब तय हो जाएगा, तब आपको पता हो जाएगा। देखिए अगर मान लो अच्छी बात है, मैं तो 2 साल से कह रहा था और जल्दी करें तो अच्छा है। 2022 के रण में बीजेपी को पटखनी देने के लिए अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी छोटे छोटे दलों की भूमिका को यूपी की जनता कितना पसंद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और उधर आगामी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री 3 दिवसीय काशी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वाराणसी के दौरे पर हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कैसा रहेगा मोदी का वाराणसी कार्यक्रम, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। पीएम मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी से पूर्वांचल को साधने का काम करेंगे। इस चुनाव के पहले पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि क्यों मोदी का यह दौरा अहम है और क्या क्या तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी आने वाले हैं। खबरों के अनुसार पीएम मोदी 3 दिन काशी में रह सकते हैं। शासन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 दिन की प्रस्तावित कार्य योजना भेजी गई है, जो 13 से 15 दिसंबर के बीच की है। पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के लिए 3 दिन काशी में रह सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2017 के चुनाव में पीएम मोदी 3 दिन वाराणसी में रुककर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इस बार भी पीएम मोदी इन 3 दिनों में दर्जन भर से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मोदी का वाराणसी दौरा, 3 दिनों तक काशी में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ धाम का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को भी कर सकते हैं संबोधित। मॉडल ब्लॉक सेवापुरी का दौरा भी कर सकते हैं। देश का पहला मॉडल ब्लॉक है सेवापुरी। दूसरे दिन शाहजहांपुर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नवनिर्मित बायोगैस प्लांट का करेंगे निरीक्षण। किसानों से जीरो बजट खेती पर करेंगे बातचीत। अंतिम दिन मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। देश के अलग अलग हिस्सों से कराए जाएंगे दर्शन। ट्रेन, फ्लाइट, बसों द्वारा लोगों को नई काशी के दर्शन। अभी तक तय कार्यक्रमों के मुताबिक भाजपा शासित राज्यों के सभी सीएम और 200 से ज्यादा मेयर के साथ पीएम का संवाद कार्यक्रम होगा। बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम का शेष काम तेजी से पूरा किया जा रहा है और 13 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। खबर के अनुसार शासन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 दिन की प्रस्तावित कार्य योजना भेजी गई है, जो 13 से 15 दिसंबर के बीच की है। उत्सव धन्यता वाली काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण अवसर को पूरी दुनिया को दिखाने की तैयारी है। काशीपुराधिपति के भव्य दरबार के लोकार्पण पर दुनिया भर में बसे बाबा के भक्तों के लिए काशी की राह सुलभ हो जाएगी। केंद्र और यूपी सरकारें चलो काशी के नारे के साथ काशी विश्वनाथ धाम के महा आयोजन का आगाज करेंगी। इसके लिए सरकार की ओर से 10 और 13 दिसंबर की तिथि प्रस्तावित की गई है।
पीएमओ की सहमति के बाद तिथि का फैसला हो जाएगा। देश के सभी देवालयों पर इस आयोजन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा और सभी ज्योतिर्लिंगों के धर्माचार्यों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ का विशेष अभिषेक करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह को भव्य रूप देने के लिए लखनऊ में हुई बैठक के बाद अब स्थानीय स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। लोकार्पण के साथ ही 1 माह से ज्यादा समय तक की कार्यक्रम श्रृंखला पर भी मंथन शुरू किया गया है। अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों के सम्मेलन के आयोजन के जरिए उन्हें काशी आमंत्रित कर काशी विश्वनाथ धाम और बदलते बनारस पर सरकार के प्रयास की झलक दिखाई देगी। मोदी के काशी दौरे से पूर्वांचल की सीटों पर भी निशाना साधने का काम बीजेपी कर रही है। अब देखना यह है कि मोदी का काशी का दौरा बीजेपी के लिए कितने काम आएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का आया, बने रही हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से सही। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में अब जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो, जुबान केसरी। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीली रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सबसे बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी है।
अपने संबोधन में जब पीएम मोदी विकास की बात कर रहे थे तो वहीं विपक्षी दल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से परेशान दिखाई दे रहे थे। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा था कि हाईवे पर विमानों की लैंडिंग वो 5 साल पहले करा चुके हैं, जो उन्होंने किया बीजेपी 5 साल बाद वही कर रही है। सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी की झूठ और जुमले की आदत हो गई है, तो कांग्रेस ने इसे प्रचार स्टंट करार दिया। क्या है एक्सप्रेसवे के पीछे की सियासत, वो आपको बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। सभी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि यूपी जीतना है तो पूर्वांचल में अच्छी पकड़ होना जरूरी है। यही कारण है कि अब सभी पार्टियों का पहला फोकस पूर्वांचल हो चला है। अब देखना यह है कि एक्सप्रेसवे के बहाने राजनीतिक पार्टियां चुनाव में क्या रंग दिखाती हैं। दिखाएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। एक्सप्रेसवे हब बन रहे यूपी में विकास हुआ, अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब यूपी का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह न केवल पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल के सफर को आसान व जल्द पूरा करने की दिशा में एक बड़ी कड़ी है, बल्कि उद्योग, कारोबार व मंडियों का बड़ा जरिया बनने जा रहा है। वर्षों से बदहाली, गरीबी व पिछड़ेपन का शिकार उत्तर प्रदेश अब लंबी छलांग लगाने को तैयार है। विकास के बड़े प्रोजेक्ट, उद्योग, व्यापार, कारोबार बढ़ाने जा रहे हैं। इससे शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार के लाखों मौके युवा बेरोजगारों के सामने आने वाले हैं। यह एक्सप्रेसवे आने वाले सालों में इस इलाके की विकास की रीढ़ बनेगा। कैसे? यूपी सरकार की योजना इसे गाजीपुर से बढ़ाकर बलिया तक जोड़ने की है। इसके लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे अगले साल बनने जा रहा है। बलिया बिहार सीमा से जुड़ा है। इस तरह बिहार से आने वाले लोग नोएडा तक एक्सप्रेसवे के जरिए ही यात्रा पूरी करेंगे। इस तरह बलिया लिंक, पूर्वांचल, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे व यमुना एक्सप्रेसवे पर यह 4 एक्सप्रेसवे विकास के वाहक बन रहे हैं। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक खत्म होगा। इन जिलों में वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और अंबेडकर नगर शामिल हैं। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे के सहारे पूर्वांचल की सीटों पर पैठ बनाने का प्रयास बीजेपी की सरकार ने किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक अहमियत रखने वाला पूर्वांचल हर पार्टी और नेता की निगाह में है। जहां एक ओर अखिलेश यादव साइकिल के सहारे पूर्वांचल की सैर करने निकलेंगे, वहीं प्रियंका गांधी के लिए भी पूर्वांचल काफी अहम है। जबकि बीजेपी नेता ने बाकायदा पूर्वांचल के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों में कमान देकर उन्हें यहाँ के अलावा अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना यह होगा कि 2022 के चुनाव में पूर्वांचल के सीटों पर किस पार्टी की पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। यूपी की राजनीति में इस समय बांदा में नाबालिग की हत्या का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि नाबालिग हत्याकांड के आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। पीड़ित के परिवार का कहना है कि उसके बेटे की निर्मम से हत्या की गई है। परिवार के मुताबिक पिछले 1 महीने से वो लोग थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मामले को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और प्रियंका गांधी इसे प्रमुख मुद्दा बना रही हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बांदा में नाबालिग की हत्या के मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए ट्वीट किया है और कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय पाने का अधिकार है। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने से रोके। इस मामले में तत्काल सीबीआई जांच की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। पूरे प्रदेश में बांदा जैसी स्थिति है। प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बहुत हो गया है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि यूपी की न्याय व्यवस्था खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रदेश के एक जिले की स्थिति नहीं है, प्रदेश के सभी जिलों में कमोबेश एक जैसी तस्वीर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन बांदा का एक परिवार पिछले 1 महीने से थाने का चक्कर काट रहा है।
लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। यूपी सरकार एक तरफ कहती है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन बांदा में आखिर क्या हो रहा है? जानकारों का कहना है कि 2022 का चुनाव कांग्रेस करो या मरो के स्लोगन पर लड़ रही है। कांग्रेस को पता है कि जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रही पार्टी को ऐसे मुद्दों की जरूरत है जिनके जरिए न वो सिर्फ सरकार पर निशाना साधे बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर सके। सामान्य तौर पर किसी भी सरकार की घेराबंदी के लिए कानून व्यवस्था और महंगाई दो बड़े विषय होते हैं। अगर कांग्रेस की रणनीति को देखें तो जिस तरह उन्नाव का मुद्दा, हाथरस का मुद्दा या लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाया, उसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सही मायनों में वो पीड़ितों के साथ है। अगर प्रियंका गांधी की शैली को देखें तो वो जोर शोर से उन विषयों को छूने की कोशिश कर रही है जिसमें कहीं न कहीं महिलाएं शामिल हो। उसकी एक झलक उनके ट्वीट में भी दिखाई देती है। अब देखना यह है कि प्रियंका की यह टेक्निक चुनाव में पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए तत्कालीन सपा सरकार को आतंकियों को संरक्षण देने वाली दंगे वाली सरकार बताया है। भाजपा राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा कि सपा सरकार के दौरान हमेशा दंगे और आतंकी गतिविधियां सामने आती रहती थी, लेकिन भाजपा सरकार आते ही उन आतंकियों पर लगाम लगाई गई तो इन राजनीतिक दलों के आंसू निकलने लगे थे। भाजपा सांसद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आजमगढ़ आतंकियों का गढ़ बन चुका है और ये वही क्षेत्र है जहां अखिलेश और मुलायम का कार्यक्षेत्र है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा आरोप माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अखिलेश और मुलायम दोनों के ऊपर आतंकियों को संरक्षण देना बताया गया है। साथ ही यूपी में दंगे फैलाने वाली सरकार बताया है। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक समाजवादी सरकार थी जो गुंडाराज के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कहा कि दो बड़े दंगे आज तक जनता नहीं भूल पाई है। आप जानते हैं 2012 से 2016 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही जो केवल गुंडाराज, भ्रष्टाचार, आतंकवादी गतिविधियों के लिए जानी जाती है। रोज दंगे होते थे और 200 से ऐसे दंगे थे जो बड़े दंगे थे। अक्सर सरकार को डांटती थी कि आपकी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको ठीक करिए, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगता था। दंगा मुक्त तो हमारा प्रदेश हो चुका है। आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या न केवल देश की रही है बल्कि प्रदेश की रही है। आतंकवादी घटनाएं होती थी। इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, हाफिज सईद उसका एक रूप था और उसका सबसे बड़ा सेंटर था आजमगढ़। इंडियन मुजाहिदीन में जिसमें मुख्य भूमिका आजमगढ़ मॉड्यूल की रही, जो माननीय अखिलेश जी का, माननीय मुलायम जी का कार्यक्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है। देश में 700 से ज्यादा इन लोगों ने आतंकवादी घटनाएं की और उसमें 700 से अधिक लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में एटीएस और एसटीएफ पहले से ज्यादा मजबूत हुई हैं। सपा बसपा के समय उत्तर प्रदेश सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का केंद्र माना जाता था। बड़े बड़े माफिया जेल में सड़ रहे हैं। संगठित अपराध पर ऐसा लगाम लगा है और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ऐसा चला है कि आज बड़े बड़े माफिया, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो और विजय मिश्रा हो, 1800 करोड़ से ज्यादा इन अपराधियों को, माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। शराब माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, जिन्होंने उसको अपराध से अर्जित किया था। सपा के नेता खुलेआम तालिबानी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अपने चिर प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर आतंकी पार्टी घोषित कर दिया है, साथ ही दंगे करने वाली सरकार बताया। अब देखना यह है कि इसके जवाब में सपा का क्या रुख होता है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया।
और चुनावी अखाड़ा में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।